उसकी पोस्चरिंग वगैरह होती है और उसके बाद उसकी चेस्ट फिटी होती है। और डॉक्टर साहब बताएंगे उसके। इसमें और ऐड करते हुए मैं ये बताऊंगा कि जो न्यू कंसेप्ट है उसमें ये ध्यान और रखेंगे कि विजुअल और वर्बल क्यूज होते हैं वो उनको देना होगा। जैसे कि पेशेंट अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो अपने उस लिम्ब को देखता रहे जिस पे वो उसका पैरालिसिस है। जैसे कि हैंड पैरालाइज्ड है तो जब वो मूवमेंट करे तो उस हैंड की तरफ देखे। अगर वो उधर देख रहा है तो एक विजुअल क्यूज उसके ब्रेन में जाएगा और वहाँ से सेंसेशन वापस से जनरेट होंगे। ऐसे ही वर्बल, जब भी थेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराए या उसका अटेंडेंट एक्सरसाइज कराए तो वो बोल के बताए कि हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेन की जब पैरालिसिस होता है तो ब्रेन क्या करता है, उस पार्ट को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है। तो हमें इस यूनिलैटरल नेग्लेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, इससे बचने के लिए हमें वर्बल और विजुअल क्यूज देने होंगे। अगर ये दे रहे हैं, इसके लिए हम कई बार मिरर भी यूज़ करते हैं फॉर फीडबैक। अगर हम मिरर के सामने कराएंगे तो रिजल्ट्स नॉर्मल एक्सरसाइज कराने से जस्ट डबल हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक सेंसरी मोटर, हम सेंसेशन भी यहाँ क्रिएट करते हैं। तो सेंसेशन सीधे पहले ब्रेन को जाएगा, ब्रेन फिर अपने मोटर नर्व्स जो होती हैं उनके थ्रू वहाँ पे पावर बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ और ट्रीटमेंट को फास्ट करने के तरीके हैं। ऐसे पार्किंसंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको माना जाता है कि धीरे धीरे, आपने भी सुना होगा, पार्किंसंस में ट्रेमर आने लगते हैं, मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, उसका रिजिडिटी आने लगती है। तो इसमें भी बहुत बड़ा, अगर बहुत बेटर तरीके से न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस में चलते हैं तो पार्किंसंस भी इसी तरीके से ब्रेन को एक्टिव करके ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो ब्रेन को एक्टिव करके हम बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट से ठीक कर सकते हैं। एक मैं बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा। सेरेब्रल पैल्सी करके बच्चों में बहुत ही कॉमन है। ऐसे ऑटिज्म है, ऐसे बिहेवियर डिसफंक्शन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक करना होता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, बच्चा जब जो ही बाय बर्थ उसको जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो उसका डिले क्राइंग हुआ, वो रोया प्रॉपर समय पे नहीं, तो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मसल्स टाइट होने लगती हैं, वो अपने मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसके माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी, मैं सभी पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी आपको आइडेंटिफाई होता है या डॉक्टर जो ही आपको एडवाइस करता है उसी समय आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। और प्रॉपर गाइडेंस में घर पे भी 2 से 3 बार, और फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंडर में भी आपको फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो वो बच्चा, हाँ, थोड़ा सा डिले होगा लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज़ वापस से शुरुआत कर सकता है। फिजियोथेरेपी में कई तरह की थेरेपीज़ भी हैं, मतलब फिजियोथेरेपी को भी कई भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, फिजियोथेरेपी को ऑर्थो, एक हमारी ब्रांच है, ऑर्थो ब्रांच है ना, न्यूरो ब्रांच है, कार्डिक पल्मोनरी ब्रांच है, जीरियाट्रिक ब्रांच है, और ये सारी ब्रांचें मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच हैं। और मेन जो ब्रांच आती है सर, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे ओल्ड पर्सन है, जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, ये बहुत ज़्यादा मतलब आजकल इतने पेशेंट आते हैं, ओल्ड पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा उनके लिए फिजियोथेरेपी का रोल होता है इसमें। आपने बुज़ुर्ग मरीजों की बात की तो उनके मतलब ये एक्सरसाइज एक तरीके से उनके बुढ़ापे की लाठी का भी काम दे रही है। एक्सरसाइज की वजह से बुज़ुर्ग खुद चलने फिरने लगे हैं, उनकी दूसरों पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम भी हुई है। डॉक्टर संदीप, मेरा आपसे सवाल है कि मशीनों से हम एक्सरसाइज कराते हैं, मैनुअली भी कराई जाती हैं, तो उस हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है फिजियोथेरेपी? ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया ये, क्योंकि फिजियोथेरेपी में कई बार आजकल पेशेंट समझने लगे हैं ओनली इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, उसी को वो फिजियोथेरेपी मान लेते हैं, या घर पे कुछ 4 एक्सरसाइज बताई वही उनके हिसाब से फिजियोथेरेपी होती है। यस, वो फिजियोथेरेपी के पार्ट हैं। कंप्लीट फिजियोथेरेपी आज मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको बड़ी अगर हम 4 भागों में बांटें, 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले मैं जोर दूंगा सावधानियों पे। अगर हमने यहाँ ट्रीटमेंट भी कर दिया इलेक्ट्रोथेरेपी से, लेकिन आप घर पे सावधान नहीं है तो वो प्रॉब्लम फिर से वापस आने लगेंगी और कभी ठीक ही नहीं होंगी। तो सबसे पहला होता है प्रिकॉशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको फॉलो करना ही चाहिए हर किसी को। सेकंड नंबर होगा एक्टिव एक्सरसाइजेज एट होम, जो कि पेशेंट खुद करता है। इसका रोल होता है जब जहाँ तक उसका पेन अलाउ करेगा और जहाँ उसकी मसल्स एक्टिवली अलाउ करेंगी। इन एक्सरसाइजेज का रोल होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो ट्रीटमेंट हमने दिया है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में इलेक्ट्रोमोडलिटी जैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी, हीलिंग
बेस पे काम करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। कई बार तो जिनके प्रेशर सोर्स होता है तो उसको भी वो हीलिंग करने में मदद करता है। ऐसे ही जैसे किसी के मूवमेंट्स नहीं है तो मसल स्टिमुलेटर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पैरालिसिस और इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। ऐसे IFT होता है जो कि जिसमें रशियन करंट भी होता है, जो सबसे पहले रशियन सोल्जर्स पे यूज़ किया था उनके मसल्स पावर को बढ़ाने के लिए, अभी बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब का रोल भी ओनली 40 to 50% ही मैं मानूंगा, क्योंकि जो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पड़ता है वो है मैनुअल टेक्निक्स। इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइजेज टेक्निक्स, जो कि पैसिव होती हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू ली जाती हैं। इन्हीं की मैं बात कर रहा था, जैसे मुलिगन टेक्निक्स हुआ, न्यूरोडायनेमिक्स हुआ, सीरियक्स हुआ, DTFM हुआ, MFR हुआ और मेटलन मोबिलाइजेशन हुआ, NDT हुआ, बच्चों में PNF हुआ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस। अगर इन टेक्निक्स को हम और यूज़ करेंगे तो कई बार तो इलेक्ट्रोथेरेपी की भी नीड नहीं होती और इन्हीं के थ्रू वो ठीक हो जाता है, एक्सरसाइज के थ्रू ठीक होता है। तो ऐसे 4 पार्ट हैं, अगर 4 पार्ट के थ्रू करेंगे तो हम फिजियोथेरेपी, प्रॉपर फिजियोथेरेपी ली है ये माना जाएगा। अच्छा, फिजियोथेरेपी में कुछ सेक वगैरह भी किए जाते हैं, तो क्या हम वो उस तरीके से घर पे भी कर सकते हैं क्या? सर फिजियोथेरेपी में जो HWD है सेक के लिए आप बोल सकते हैं उसको, हाइड्रोथेरेपी होती है और एक ड्राई, ये तीनों हीट अलग होती हैं। एक ड्राई हीटिंग हम जो IRR होती है, इंफ्रारेड होती है। इनमें से आप जो ड्राई हीट में हम बोल सकते हैं कि, और जो पानी से आप सेक कर सकते हो वो घर पे से कर सकते हैं और उससे मसल्स पे काफ़ी इम्पेक्ट होता है। जो HWD और जो डीप हीट होते हैं वो सेंटर पे ही होंगे, वो आप घर पे नहीं कर सकते हैं, और वो डीप में जाके ब्लड सर्कुलेशन वगैरह मेंटेन करते हैं, हीलिंग को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मरीजों के लिए बहुत और हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती। मान लीजिए मेरे चोट लगी, मेरे घाव है, मेरे सूजन है, मांस निकला हुआ है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इस स्थिति में मेरे को ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? इस स्थिति में आपको 2 दिन तक तो कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपके जैसा आप बता रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूट फेज और इन्फ्लामेशन। इसमें आपको राइस की हम सलाह देंगे। राइस की मैं फुल फॉर्म बता दूं, R फॉर रेस्ट, एलिवेशन, आइसिंग कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं, और प्रेशर, क्रैप बैंडेज बांधना है। तो इस तरीके से एक राइस करके हमने फॉर्मूला बनाया ताकि जनरल लोगों को भी याद रहे। तो रेस्ट किया, आइसिंग करें वहाँ पे, हर 2 घंटे बाद आप आइसिंग कर सकते हैं। अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उसको प्रेशर से, जैसे जिसको आप जनरल भाषा में गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं, हम क्रेप बैंडेज बोलते हैं, वो बांधना चाहिए और पैर को उठा के रखना चाहिए।